हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालने के लिए सीख चुके हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके LCM नहीं निकलता है, सिर्फ HCF निकलता है। ओके, आज हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि, जिसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे और HCF और साथ ही साथ LCM भी ज्ञात करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो चलिए, जैसे दो धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं 8 और 12, इसका HCF निकालना है, साथ ही साथ LCM भी निकालना है। इस बार हम लोग HCF और LCM दोनों की बात करेंगे। ओके, देखिए 8 और 12 का HCF और LCM दोनों निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंडन विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो कोई ऐसी विधि नहीं है जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। आप लोग जूनियर क्लासेस में, जब आप लोग छठा में सतमा में पढ़ते थे, उस समय में भी आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करके HCF और LCM निकाल चुके होंगे। समझ गए? तो जरा सा उसी चीज को एक बार हम याद करा देते हैं और फिर बताते हैं कि 10th क्लास में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। कैसे करते हैं? तो इस तरह से करते हैं, 2 से 8 में भाग देंगे, यहाँ 4 होगा, फिर 2 से यहाँ 2 होगा। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। अब 12 को क्या लिखेंगे हम? फिर इसी तरह 12 का भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 से 2 छाक 12, फिर 2 से 3 बार में 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। देखिए ना, ये 2 और ये 2, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, गुणा के रूप में है। देखिए सब गुणा के रूप में खंड खंड है कि नहीं है, तो इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन। यहाँ भी ये 2 और ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों गुणा के रूप में, इसलिए इसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंडन। अगर हम इस 12 को ऐसे लिख देंगे 2 गुना 6, तो ये इसका गुणनखंडन हुआ, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंडन नहीं हुआ। अभाज्य गुणनखंडन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 6 अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए? चलिए, तो अभाज्य गुणनखंडन तो समझ गए। अब हम लोग याद कीजिए, बचपन में से आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग करते क्या थे? हम लोग यहाँ लिखते थे इस तरह से HCF, किसका किसका? 8 का और 12 का। ठीक ना? कैसे बनाते थे? तो इस तरह से करते थे, दोनों में जो मिलता था उसको घेर देते थे, फिर यहाँ दोनों में जो मिला इस तरह से घेर दिए और इस दोनों का 1 2 लिखते थे, इस दोनों के जगह पर सिर्फ 1 2 लिखते थे। जो दोनों में मिल गया 1 1 बार, उसको 1 1 बार ही लिखते थे। ठीक ना? और जो नहीं मिलता था उसको छोड़ देते थे। तो ये 2 दूनी 4 क्या हो गया? इसका HCF हो गया। ठीक, उसके बाद LCM कैसे बनाते थे? 8 और 12 का जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वो तो लिखते ही थे, यहाँ भी जो मिल गया उसको 1 बार लिखते थे, जो नहीं मिलता था उसको भी लिख देते थे। ये 2 नहीं मिला, इसको भी लिख दिए, और ये 3 नहीं मिला, इसको भी लिख दिए। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ये आपका LCM हो गया। ये HCF 4 हो गया, LCM 24 हो गया। समझ गए? देखिए हम लोग बचपन से इस तरह से HCF और LCM निकाल चुके हैं, सीख चुके हैं निकालने के लिए। इसी को अभाज्य गुणनखंडन विधि कहते हैं। ठीक ना? अब आप कहिएगा कि यहाँ भी 10th क्लास में भी ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो 10th क्लास में यदि आप थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके से बनाना चाहते हैं, यही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग, ढंग अलग। कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम लोग 8 और यहाँ लिखेंगे 12। अब देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और 12 का भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और उसको अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में लिखेंगे। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 2। तो क्या यहाँ जो 2 है वो कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 की घात 2 गुना 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 3 की घात कितनी? 1। समझ गए? कोई प्रॉब्लम?
देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे HCF किसका किसका, 8 और 12 का, और LCM किसका किसका, 8 और 12 का। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो दो संख्याएं दी हुई रहेगी उसको अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में लिखेंगे। ये जो अभाज्य गुणनखंडन करते हैं हम लोग यहाँ पर, उसको उसके घात के रूप में लिख देंगे, मतलब जो भी घात होगा उसका उसको भी वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए HCF वाले में जैसे यहाँ देखिए 2 की घात यहाँ 3 है, 2 की घात यहाँ 2 है, तो 2 की घात तो दोनों जगह मैच कर रहा है, ठीक ना, दोनों जगह कॉमन है। तो HCF वाले में क्या करते हैं हम लोग, कम घात को लिख देते हैं, जिसका घात कम रहेगा, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, इसमें से छोटा कौन है, कम कौन है, तो 2 की घात 2 यहाँ पर कम है, छोटा है, इसलिए HCF में इसको लिखेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, और इस दोनों में से जो बड़ा होगा उसको LCM में लिखेंगे, यानी 2 पर पावर 3 कहाँ पर लिखेंगे, LCM वाले में लिखेंगे। ओके, चलिए अब एक बात आप कहिएगा कि अगर यहाँ भी 2 पर पावर 2 रहता, यहाँ भी 2 पर पावर 2 ही रहता, दोनों बराबर रहता, इक्वल पावर में रहता, तब दोनों जगह वही लिखते, HCF में भी वही लिखते और LCM में भी वही लिखते, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब बड़ा और छोटा घात रहेगा तो बड़ा घात LCM वाले में और छोटा घात HCF वाले में। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए 3 की घात तो इसमें है ही नहीं, 3 की घात यहाँ पर है 1, लेकिन इसमें 3 की घात है ही नहीं, तो HCF वाले में तो कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक ना। और LCM वाले में क्या करते हैं हम लोग, इसको भी लिख देते हैं, जो ये 3 की घात 1 है इसको भी LCM वाले में लिख देंगे। HCF वाले में जो कॉमन नहीं रहता उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन LCM वाले में सबको लिख देते हैं। तो ये वापस से हो जाएगा कितना, 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4, ये 2 की घात 3 8, 8 तिया 24। आप देख सकते हैं कि फिर से ये 4 और 24 ही हो गया। समझ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं आया होगा समझ में, तो इसका दूसरे फिर से हम उदाहरण देते हैं, फिर से इसको बताते हैं, कोई बात नहीं है घबराने की। एक बात यहाँ पर है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कम घात वाले को HCF में ही क्यों लिखते हैं और अधिक घात वाले को LCM में क्यों लिखते हैं, ऐसा भी बहुत लोग सोच सकते हैं, ठीक ना। तो उनको हम बताना चाहेंगे कि 8 और 12 इसके HCF का मतलब क्या हुआ, HCF इसका कितना है 4, और 8 और 12 का LCM, इसका LCM कितना है 24। अब आप ध्यान से देखिए 8 और 12 का HCF 4 है और LCM 24 है, तो ये जो HCF 4 है इस 4 से 8 और 12 में पूरा भाग लगता है। ये 4 सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो 8 और 12 दोनों को पूरा विभाजित करता है, और ये 24 वह छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जो 8 और 12 दोनों से पूरा विभाजित होता है। तो गौर करने वाली बात यह है कि HCF 4 ही है, HCF छोटा है, क्योंकि HCF इस 8 और 12 को विभाजित करेगा, जबकि ये LCM बहुत बड़ा है HCF से, क्योंकि ये 24 जो है LCM वो 8 और 12 से विभाजित होगा। समझ रहे बात को, इसीलिए कम घात वाला HCF में लिखते हैं और अधिक घात वाला LCM में लिखते हैं। LCM में अधिक घात वाला लिखते हैं, HCF में कम घात वाला लिखते हैं, HCF छोटा होता है। आ गई बात समझ में, जनरली इन संख्याओं से HCF छोटा होता है। ओके, चलिए जनरली समझ गए। अब देखिए LCM जनरली बड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए अगर इस तरह से आप इसको नहीं समझे बनाने के लिए, तो एक और उदाहरण देते हैं यहाँ पर, 1-2 उदाहरण देने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और ट्राई करेंगे, कोई और 2 नंबर ले लेते हैं, कुछ भी मान के चलिए, एक 10 ले लेते हैं और एक 25 ले लेते हैं। 10 और 25 इसका HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करके। 10 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 5, इसको लिखेंगे 2 गुना 5। एक बात और याद रखिए, यहाँ घात को भी लिखना रहता है, तो यहाँ 2 की घात 1 और 5 की घात 1 कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर है 25, तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 की घात 2, 5 गुना 5 25, तो यहाँ सीधे लिख देंगे हम लोग 5 की घात 2, ठीक ना। आ गई बात समझ में। तो देखिए अब अगर हम लोग HCF निकालेंगे यहाँ पर HCF, तो HCF किसका 10 और 25 का, ठीक ना। तो देखिए
एक काम करते हैं, इसको हम इसके नीचे में लिख देते हैं, 5 के नीचे में, ये ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक ना। 5 के नीचे में लिख देते हैं 5 की घात 2, ठीक ना। अब देखिए 2 की घात तो यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ 2 की घात है नहीं है। एक काम कीजिए और आसानी से इसको समझा देते हैं। देखिए 5 तो दोनों जगह मैच कर रहा है, 5 की घात यहाँ पर भी है, 5 की घात यहाँ पर भी है, लेकिन 2 दोनों जगह मैच नहीं कर रहा, एक जगह है एक जगह नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ तो 2 की घात 1 है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। एक बात बताइए तो 2 की पावर 0 कितनी होगी? 2 की घात 0 कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। तो अगर हम यहाँ पर 2 की घात 0 लिख भी दें गुना में, तो क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 की घात 0 कितनी होगी? 1 होगी। 1 से वापस इसको गुना करेंगे इस 5 की घात 2 को यानी 25 को, तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यहाँ 2 की घात 0 लिख देने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2 की घात का 0 का मतलब होता है 1, और 1 से गुना करने पर किसी भी संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई संख्या हो। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए, अब एकदम सीधा सीधा है। 2 की घात यहाँ भी है, 2 की घात यहाँ भी है, 5 की घात यहाँ भी है, 5 की घात यहाँ भी है। कम वाला HCF में, अधिक वाला LCM में, बात खत्म, ठीक ना। यहाँ देखिए LCM किसका किसका? 10 और 25 का। बताइए इस दोनों में से कम कौन है? 2 पर पावर 1 कम है कि 2 पर पावर 0 कम है? 2 पर पावर 0 कम है, ठीक। 5 पर पावर सॉरी, अब इसमें अधिक कौन है? 2 पर पावर 0 और 1 में से, तो 2 पर पावर 1 अधिक है। अधिक वाला LCM में, कम वाला HCF में। हो गया क्लियर? इस दोनों में से कम कौन है? 5 पर पावर 1 HCF में लिखेंगे। अधिक कौन है? 5 पर पावर 2 LCM में लिखेंगे। अब देखिए 5 पर पावर 1 का मतलब कितना? 5 गुना, इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो 5 ही रह जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। 5 पर पावर 2 की वैल्यू कितनी? 25, और 2 पर पावर 1 की वैल्यू कितनी? 2, तो ये हो जाएगा 2 गुना 25, ठीक है। ये 2 पर पावर 1 तो 2 ही रहेगा, 5 पर पावर 2 25 हो जाएगा, और 25 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 25 का HCF 5 हुआ और LCM 50 हुआ। 5 वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो 10 और 25 दोनों को पूरा पूरा विभाजित करता है, और 50 वह छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जो 10 और 25 दोनों से पूरा पूरा विभाजित होता है। 50 से छोटा कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं है जो 10 और 25 दोनों से विभाजित हो जाए। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? चलिए, जैसे 40 में 10 से तो भाग लग जाएगा, 10 से, लेकिन 25 से लगेगा? नहीं लगेगा। तो 50 वह छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 10 और 25 दोनों से पूरा पूरा भाग लगता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, अब एक दो चीज यहां पर और ध्यान देना है। देखिए यहां पर इससे पहले भी जब हम LCM पढ़ाए थे, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पढ़ाए थे, HCF और LCM, उस समय भी ये बात हम बताए थे आप लोगों को। एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं कौन कौन है? 10 और 25 है, और इसका HCF और LCM कितना है? 5 और 50 है। अब आप एक काम कीजिए, HCF किसका किसका? 10 25 का, और गुना LCM किसका किसका? LCM भी 10 25 का, ठीक ना। इस दोनों के HCF और LCM को गुना कीजिए। HCF कितना है बताइए? 5, गुना LCM कितना है? 50। 5 को 50 से गुना करेंगे कितना होगा? 250, ठीक ना। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों संख्याओं को ही गुना कीजिए, यानी 10 और 25 को गुना कीजिए। तो 10 और 25 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 250। अब आप देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, 10 और 25 का गुणनफल, इस 10 और 25 का गुणनफल इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं? ऐसे भी यहाँ देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे यहीं देखिए ना। 10 गुना 25 कितना हुआ? 250। 5 गुना 50 कितना हुआ? 250। यानी दोनों संख्याओं को गुना कीजिए और उसके HCF LCM को गुना कीजिए, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। समझ गए? चलिए अब यहाँ बताइए, 8 और 12 को गुना कीजिए, कितना होगा? 12 को और 8 को गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए? 96, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब इसके HCF को और इसके LCM को गुना कीजिए, तो 4 को 24 से गुना कीजिए,
4 को 24 से गुना कीजिए, बताइए कितना होगा। 24 दूना 48 दूना 96, ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो 4 चौक 16 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9। अब आप देख सकते हैं कि 4 को 24 से गुना करने पर भी 96 होता है, 96 होता है, और 8 को 12 से गुना करने पर भी 96 होता है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का, अच्छा एक चीज यहां पर हम बताना चाहेंगे, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल और उसके HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है, ठीक। लेकिन क्या यह 3 धनात्मक पूर्णांकों के लिए भी सत्य है? तो एक काम करते हैं, करके ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत? चलिए ज्यादा बेहतर यही रहेगा, यहां पर निकाल कर ही देख लेते हैं हम लोग। 3 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, छोटा छोटा ही नंबर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेंगे। देखिए एक नंबर ले लेते हैं 4, एक नंबर ले लेते हैं 8, एक नंबर ले लेते हैं कुछ भी 14 ही ले लीजिए, 14, छोटा छोटा ही नंबर ले लेते हैं। अब 4 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 की घात 2, 8 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 की घात 3, और 14 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 की घात 1 गुना 7 की घात 1, 2 गुना 7 14 हो जाएगा। अब देखिए 2 की घात तो तीनों जगह है, अब 7 की घात 1 यहाँ 7 इसमें है, इसके फैक्टर में 7 है नहीं है, यहाँ है नहीं है। एक काम करते हैं, नहीं है तो एक काम करते हैं 0 पावर वाला दे देते हैं उसके पास, उसको यहाँ भी नहीं है तो 7 पर पावर 0 यहाँ भी गुना में लगा देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? आप देखिए 7 की घात अब सबके पास है, 2 की घात सबके पास है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा, ये देखिए HCF किसका किसका, 4 का 8 का और 14 का कितना होगा, और LCM एक साथ ही लिख देते हैं, किसका किसका, 4 का 8 का और 14 का, 4 8 एंड 14। अब बताइए HCF वाले में क्या बताए थे, HCF में ज्यादा घात वाले को लिखना होता है, किसको लिखना होता है, ज्यादा घात वाले को नहीं, HCF में कम घात वाले को। तो 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 1, तो सबसे कम कौन हुआ, 2 की घात 1, और सबसे ज्यादा घात यहाँ कितना है, 2 की घात 3, एक साथ दोनों बन जाएगा। और सबसे कम घात वाला कौन है, 7 की पावर 0, HCF में कम LCM में अधिक, और सबसे ज्यादा घात वाला देखिए ये 7 पर पावर 0, 7 पर पावर 0, यहाँ 7 पर पावर 1 है, तो इस दोनों 0 से तो बड़ा ही है ना ये 1, इसलिए अधिक घात वाला किस में देंगे, LCM में। चलिए अब देखिए 7 पर पावर 0 की वैल्यू 1। अच्छा अब ये भी सोच रहे होंगे कोई क्या कि 7 पर पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है, तो ये तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे, 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे कि 7 पर पावर 0 1 होता है, 5 पर पावर 0 1 होता है, ठीक ना। तो किसी दिन हम भी बता देंगे, ठीक ना, कभी चर्चा अगर ऐसी होगी तो बता ही देंगे, या फिर यहीं बता दें। अच्छा देखिए यहाँ देखिए पहले 7 पर पावर 0 कितना है, 1 हो जाएगा, 1 को इस 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2, यानी 4 8 और 14 का HCF 2 होगा। ये 2 जो है 4 को 8 को 14 को तीनों को पूरा पूरा विभाजित करेगा। चलिए और 2 की घात 3 कितनी, 8 गुना 7, 8 7 56। अब आप यहाँ देख सकते हैं HCF इस तीनों का कितना निकला, 2 निकला, और LCM कितना निकला, 56 निकला। ओके अब देखिए अब हम लोग यहीं पर यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं कि जैसे 8 और 12 को गुना करने पर इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो गया था। अब एक काम कीजिए 4 8 और 14 को गुना कीजिए, यहाँ 4 8 और 14 को गुना कीजिए, ठीक ना, तीनों को गुना करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले 8 को 4 से गुना कर देंगे, कितना होगा 32, उसके बाद 14 से गुना करेंगे उसको, ठीक ना, तो 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, और 14 तिया 42, 42 2 44, ये हो गया 448, ठीक। अब इसके HCF और LCM को गुना कीजिए, HCF कितना हुआ 2 गुना LCM कितना हुआ 56, 56 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 112। अब बताइए क्या ये 448 इस 112 के बराबर है, हुआ बराबर, बिल्कुल नहीं हुआ। समझ गए इस बात को। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कॉन्सेप्ट था हम लोग पढ़े थे इससे पहले भी
यहाँ भी हम फिर से बोल देते हैं कि HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वो A गुना B के बराबर होता है। यानी इसी A और B का HCF, इसी A और B दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM का जो गुणनफल होगा वो उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, ये सिर्फ दो धनात्मक पूर्णांकों के ऊपर ही काम करेगा। अगर आप तीन धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तीन धनात्मक पूर्णांकों में ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, हो गया कंप्लीट। अब देखिए, अगर HCF ऑफ AB गुना LCM ऑफ AB, LCM ऑफ AB बराबर होता है A गुना B के। अगर A और B दो धनात्मक पूर्णांक हो तो HCF ऑफ AB LCM ऑफ AB को गुना करने पर A और B के गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए? इससे अगर आपको ये HCF ऑफ AB निकालना होगा, यानी A और B का HCF निकालना होगा, तो करेंगे क्या? इस LCM ऑफ AB से भाग दे देंगे जाके इसमें। ये A गुना B जो है उसमें भाग लग जाएगा किससे? LCM ऑफ AB से। आई बात समझ में? यदि दो संख्या दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है और उसका LCM भी दिया हुआ है और HCF कहेगा निकालने के लिए, तो HCF ऑफ AB बराबर क्या होगा? उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भागा LCM। कैसे? तो इसमें कुछ खास नहीं, यहाँ देखिए ना, गुना में है ना LCM, उस पार जाएगा तो भाग में चला जाएगा, बस हो गया। इसी तरह अगर ये LCM यहाँ रहेगा, वो HCF वहाँ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM ऑफ AB बराबर A गुना B। ये जो HCF है, अगर इसको रखेंगे LCM को, यहाँ पर LCM रहेगा तो ये HCF उस पार जाएगा तो कहाँ जाएगा? HCF ऑफ AB, यहाँ बटे में हो जाएगा HCF ऑफ AB। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? एक चीज और देख लीजिए, अगर तीन धनात्मक पूर्णांक रहेगा, ठीक ना, अगर तीन धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो उसमें क्या रिलेशन होता है वो भी एक बार देख लीजिए। देखिए, जैसे HCF ऑफ AB है, यहीं पर अगर ऐसा रहेगा HCF ऑफ ABC, अगर ऐसा रहेगा, तीन धनात्मक पूर्णांक रहेगा, तब क्या होगा ये? तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे A गुना B है, तो उसी तरह यहाँ पर A गुना B गुना C, ये तीनों रहेगा, और उसके साथ साथ गुना LCM ऑफ ABC, ये तीनों होगा। ठीक, LCM ऑफ ABC, उसके बाद डिवाइडेड बाय LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ AC या CA, ये पूरा रहेगा। ठीक ना? और इसी का अगर LCM निकालना होगा तो यहाँ अगर ये LCM लिखेंगे तो इस LCM के जगह हर जगह HCF हो जाएगा। ठीक ना? जैसे अगर इस तरह से लिखना होगा LCM ऑफ ABC, तो यहाँ हो जाएगा आपको A इंटू B इंटू C इंटू HCF ऑफ ABC डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ AC या CA, एक ही बात। ठीक है? तो ये जो कंक्लूजन है इसको हम लोग याद रखेंगे। अगर दो धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो HCF ऑफ AB ठीक है,
यदि 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहे तो ये तीनों रिजल्ट, और 3 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहे तो ये दोनों रिजल्ट याद रखना है। समझ गए? चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।